नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनन्या अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग अधिगम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें हमारी शुरुआत होगी अधिगम के प्रकार से। अधिगम के प्रकार, ठीक है। तो अधिगम को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है बौद्धिक अधिगम, पहला। दूसरा है गति अधिगम, ठीक है। दोस्तों, बौद्धिक अधिगम वो अधिगम होता है जिसमें सीखने में व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है। वैसे तो जो गति अधिगम होता है इसमें व्यक्ति बुद्धि का भी प्रयोग करता है, साथ साथ अपने शारीरिक संचालन, अपने हाथ पैर या किसी अन्य प्रकार की चीज़ें करके करता है, जैसे तैरना, नृत्य सीखना, योगा करना सीखना, और कुछ कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाना सीखना, ये सब आपके गति अधिगम में आ जाएंगे। बौद्धिक अधिगम में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा कोई लेसन पढ़ रहा है, कोई पाठ सीख रहा है, संगीत सीख रहा है, ठीक है, कोई कल्पना या प्रत्याक्षण या इस प्रकार की कोई कार्य कर रहा है, तो वो उसको क्या आ जाएगा, बौद्धिक अधिगम में आ जाएगा। तो गति अधिगम क्या है? गति अधिगम वह अधिगम है जिसमें व्यक्ति अपने मानसिक शक्ति के साथ साथ अपने हाथ पैरों या अन्य प्रकार की चीज़ों का संचालन करता है, ठीक है। तो जो बौद्धिक अधिगम होता है वह कई प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे प्रत्यक्षीकरण अधिगम, यह किस प्रकार का अधिगम है? एक प्रकार का बौद्धिक अधिगम है, ठीक है। इसमें व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी घटना का, किसी बात का प्रत्यक्षीकरण करता है, ठीक है। और दूसरा है प्रत्यात्मक अधिगम, ठीक है। आपका जो प्रत्यात्मक अधिगम है यह भी क्या है, बौद्धिक अधिगम का एक हिस्सा है। प्रत्यात्मक अधिगम क्या होता है? तर्क, चिंतन, कल्पना आदि का सहारा लेकर के जब कोई व्यक्ति किसी बात को सीखता है, किसी नवीन या पूर्व में सीखी हुई बातों को, तो वो आपका जो अधिगम होता है वो कैसा हो जाता है? आपका अधिगम वो हो जाता है प्रत्यात्मक अधिगम। आप प्रत्ययों का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होता है, ठीक है। एक होता है रसानुभूति अधिगम, रसानुभूति अधिगम, यह भी एक प्रकार का बौद्धिक अधिगम है। दोस्तों, रसानुभूति अधिगम एक ऐसा अधिगम होता है जिसमें व्यक्ति सौंदर्यात्मक बोध करता है, संवेगों को समझता है, संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक रसानुभूति करता है, ठीक है। इसलिए यह क्या होता है, रसानुभूति अधिगम होता है। फिर होता है सहचर्यात्मक अधिगम, चौथा है आपका सहचर्यात्मक अधिगम, ठीक है। सहचर्यात्मक अधिगम दोस्तों वह अधिगम होता है जिसमें व्यक्ति अपनी स्मृति का सहारा लेकर के 2 वस्तुओं के बीच में संबंध ढूंढता है या 2 वस्तुओं के बीच अंतर करना जान जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, सहचर्यात्मक अधिगम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बौद्धिक अधिगम हुआ, ठीक है। बौद्धिक अधिगम में प्रत्यक्षीकरण अधिगम आता है, प्रत्यात्मक अधिगम आता है, रसानुभूति अधिगम आता है, सहचर्यात्मक अधिगम आता है, ठीक है। गति अधिगम वह अधिगम होता है, मोटर लर्निंग वह लर्निंग होती है जिसमें व्यक्ति अपने बुद्धि के साथ साथ शारीरिक अंगों के संचालन के द्वारा उसे करना सीखता है। तो जैसे कोई बालक है, कोई नवजात शिशु है, जब उसका शारीरिक मानसिक विकास आरंभ होता है तो वो अपने अंगों के संचालन करना सीखता है, अपने हाथ पैरों को किस दिशा में ले जाना, कैसा करना है, तो वो भी उसकी मोटर लर्निंग ही है, वह भी एक प्रकार का गति अधिगम है। गति अधिगम को मोटर लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा
कि जो हम सीखना है उसको अगर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से डिफाइन करें कि कैसे होता है, तो इसमें ये बात हमें देखना होगा कि बौद्धिक अधिगम और गति अधिगम, अधिगम के दो प्रकार हैं। और बौद्धिक अधिगम में कई बातें आती हैं, ठीक है, चाहे प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यात्मक अधिगम है, रसानुभूत अधिगम है, साहचर्यात्मक अधिगम है। तो और गति अधिगम क्या है? वो सारे अधिगम जिसमें व्यक्ति अपने शारीरिक संचालन करके, अपने बुद्धि का प्रयोग करके वह सीखता है, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है? बुद्धि का प्रयोग होता है। बौद्धिक अधिगम में क्या होता है? सिर्फ बुद्धि का प्रयोग होता है। और इसमें क्या होता है? बुद्धि प्लस शारीरिक संचालन। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो क्या हो जाता है? गति अधिगम है। हारमोनियम चलाना सीख रहा है, फ्लूट यानी बांसुरी बजाना सीख रहा है, ढोलक बजाना सीख रहा है, एक बालक अपने शारीरिक अंगों का संचालन करना सीख रहा है। ये सारी की सारी बातें आपकी क्या हो जाएंगी? गति अधिगम के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अधिगम के सोपानों के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से सोपान हैं जिनसे हो करके बालक किसी चीज़ की लर्निंग करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक बालक जब कोई चीज़ सीखता है तो एक सोपान से होकर गुजरता है, क्रमबद्ध होता है। सीखना अस्त व्यस्त नहीं होता, ठीक। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर इस जो सोपान क्या है, ठीक है। तो इसका जो पहला सोपान है वो है अभिप्रेरणा, ठीक है। जब बालक या व्यक्ति के मन में कोई अप्रेरणा उठती है तभी वह सीखने के लिए तत्पर होता है। जब उसके अंतर्गत अप्रेरणा नहीं होती तो वो सीखने के लिए तत्पर नहीं होता। फिर दूसरा होता है उद्देश्य। ठीक। फिर जब उद्देश्य आता है फिर उसके बाद उसको सीखने में कुछ बाधा भी आ जाती है, ठीक है। तो जब बाधा आएगी फिर आता है लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति। तो भाई ये देखिए, ये चारों क्या है? आपके क्रम है, ठीक है। अब आता है पांचवा, पुनर्बलन, ठीक। अब पुनर्बलन के बाद क्या आएगा? सामान्यीकरण आएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया करना, ठीक है। अब पुनर्बलन, सामान्यीकरण, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति में जब तक कोई अप्रेरणा नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर उसके बावजूद उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। जब आदमी अप्रेरित होता है तो एक उद्देश्य निर्धारित करता है। हमने कहा कि अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है, बिना उद्देश्य के कोई अधिगम नहीं होता। तो इसलिए अप्रेरित होने के बाद प्राणी क्या करता है कि उद्देश्य निर्धारित करता है कि हम ये क्यों सीखना चाह रहे हैं, जिस पार्टिकुलर टॉपिक को या वस्तु को, घटना को, कार्य को या किसी कार्य की विधि को हम सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, वो उद्देश्य निर्धारित करता है। जब वो उद्देश्य निर्धारित करता है तो उसके सीखने के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, ठीक है। जब बाधाएं आती हैं फिर बाधाओं को वो दूर करके जो है लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अनुक्रियाएं करने लगता है। जब अनुक्रियाएं करता है तब वो क्या करता है? अपनी अनुक्रियाओं के फलस्वरूप उस चीज़ को सीख लेता है। जब सीख लेता है तो उससे सीखने की वजह से एक पुनर्बलन मिलता है। पुनर्बलन के बाद उसे क्या होता है? अपनी सीखी हुई बात का क्या करता है? सामान्यीकरण कर देता है। जैसे कोई बालक किसी विधि का प्रयोग करके किसी समस्या को हल करना सीख जाता है तो उसे पुनर्बलन मिलता है, और जब उस प्रकार की समस्या उसे भविष्य में फिर आती है तो वह उसी विधि का प्रयोग करके उस समस्या का हल कर लेता है। तो उसी को कहते हैं सामान्यीकरण,
सामान्यीकरण क्या होता है कि जब आप किसी पूर्व में सीखी गई हुई विषय वस्तु को आगे भावी जीवन में आने वाली समस्या में उसका प्रयोग करके उसको हल करना ही क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। तो देखा कि किस प्रकार से सीखने के ये 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसमें सीखने का सही क्रम क्या है। तो पहले आपकी ये गलती होती है, पहले उद्देश्य आ जाता है फिर प्रेरणा आ जाती है, ऐसा नहीं होता। पहले प्रेरणा होती है, फिर उद्देश्य होता है, फिर बाधाएं होती है, फिर लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति रिस्पॉन्स करता है, फिर समस्या हल हो जाती है तो उसे पुनर्बलन मिलता है, फिर उसी का क्या करता है, सामान्यीकरण कर देता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सबसे पहले हम अधिगम को प्रभावित करने वाले सामान्य कारकों की बात करेंगे। ठीक, सामान्य कारक ऐसे कौन से हैं जो कि शिक्षा शास्त्रियों के दृष्टिकोण से कुछ अलग कारक हैं, मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से कुछ इनका अलग क्लासिफिकेशन है। इसलिए सबसे पहले हम अधिगम को प्रभावित करने वाले सामान्य कारकों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक, ठीक है। तो इसमें सामान्य कारकों में पहला कारक है पूर्व अधिगम। ठीक है, तो पूर्व अधिगम क्या है कि ऐसी बातें जिसे बालक या व्यक्ति या कोई जीव या कोई प्राणी पहले सीखा हुआ होता है, तो उस कार्य को जब सीखता है तो आसानी से सीख लेता है, या उसके बारे में थोड़ी बहुत पूर्व जानकारी रहती है। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है कक्षा 4 का 5 का, तो जब उसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है तो इसके पहले कक्षा 2-3 में इंग्लिश की सामान्य बातें वो सीख लेता है, कैसे ABCD पढ़ा जाए, फिर कैसे शब्दों को मिला के पढ़ा जाए, किस शब्द का क्या अर्थ होता है, एलिफेंट, काइट ऐसे पढ़ता है, ही, सी, दैट, दिस, ये चीज़ें वो पहले से पढ़ा होता है। उसके बाद जब उसे ग्रामर पढ़ाया जाता है तो वो ग्रामर को सीख लेता है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जो जरूरी सामान्य बातें हैं वो पहले सीख चुका है। अब ये बताइए कि कोई ऐसा बच्चा वो कक्षा 5 या 6 का ही क्यों ना हो, जैसे पहले प्राइमरी स्कूल्स में क्या होता था कि इंग्लिश जो होती थी कक्षा 5 के बाद चलती थी, कक्षा 5 तक इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता था। तो अब बच्चा 5 तक नहीं इंग्लिश पढ़ता था, जब 6 में पढ़ना शुरू करता था तो बेसिक चीज़ पढ़ेगा ना। कक्षा 6 की ग्रामर उसे पढ़ाइए तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उससे पूर्व अधिगम नहीं है। जब पूर्व अधिगम होगा, जब किसी व्यक्ति को अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो उसके सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी उसकी बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आप वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना, जैसे आप इंजीनियरिंग में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको बनाना सीख रहे हैं तो इसके बारे में, मशीनों के बारे में, यंत्रों के बारे में या बिजली के बारे में आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ना। अगर आपके पास बेसिक जानकारी नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख पाएंगे, आप सीखेंगे, लेकिन आपको जो शुरुआत होगा वो बेसिक से करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि प्रभावित करने वाले कारक की, तो आप भले बेसिक शुरुआत कर रहे हैं तो अधिगम को प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया, आपकी जो सीखने की गति है वो कम हुई, और सामान्य की अपेक्षा वो बालक जिसे पूर्व अधिगम है उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही जानता है वो तेज़ी से सीखेगा। इसीलिए शिक्षक करता है ना कि जब कोई नया पाठ पढ़ाता है तो उसको पुराने पाठ से जोड़ देता है ताकि बच्चे उसकी बेसिक बातों को फिर उसकी नई बातों को कोरिलेट कर सके। ये चीज़ होता है पूर्व अधिगम। तो अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों में जो पहला कारक है वो पूर्व अधिगम है। दोस्तों, पूर्व अधिगम का मतलब ये होता है कि इस विषय वस्तु के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है अधिगमकर्ता को पहले ही होती है। अगर उसको पहले ही नहीं होगी तो उसके अधिगम करने की जो गति है वो कम पड़ जाएगी। अगर पूर्व अधिगम है तो वो तेज़ी से सीखेगा। दूसरा चीज़ होता है आपका विषय वस्तु। दूसरी चीज़ होती है जो प्रभावित करने वाली, वो होती है विषय वस्तु। देखिए, विषय वस्तु क्या होती है दोस्तों कि विषय वस्तु को आप विषय वस्तु का स्वरूप भी कह सकते हो
कुछ विषय वस्तु होती है कि जल्दी सीखा जा सकता है, उनका स्वरूप सरल होता है। कुछ विषय वस्तु का स्वरूप जटिल होता है, उन्हें आप देर से सीख सकते हैं। इसलिए जो विषय वस्तु होती है वो अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर रुचिपूर्ण है, व्यवहारिक है, तब तो उसे बालक तेजी से सीखेगा। और केवल वो अप्रत्यक्ष विषय वस्तु है, केवल कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए दर्शन, जो दर्शन क्या होता है, सिर्फ विचारों में होता है, तो उसको सीखने में बच्चों को कठिनाई होती है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो स्थूल होती हैं, आपके व्यवहारिक जीवन में आती हैं, उन्हें जब आप सीखते हो तो उन्हें आप एक अच्छी गति से सीख लेते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो बालक सीख रहा है वो उसके सीखे जाने वाली विषय वस्तु भी उसके अधिगम को प्रभावित करती है कि वो अधिगम तेजी से होगा, अधिगम की गति मंद रहेगी या अधिगम की गति मध्यम रहेगी, कैसे रहेगी, हद तक उसकी विषय वस्तु पर भी निर्भर करता है। फिर आती है शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता। शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता। ठीक दोस्तों, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। ऐसे बालक जिनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है और जो परिपक्व हैं उस विषय वस्तु को समझने के लिए, वो तेज़ी से सीखते हैं। और ऐसे बच्चे जो फिजिकली हेल्दी नहीं हैं, उनको किसी प्रकार की बीमारी है, कमजोरी है या इस तरह की कोई दिक्कत है शारीरिक, या वो उस विषय वस्तु को सीखने के इतने मैच्योर नहीं हैं। ठीक है, परिपक्वता ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत तेज़ तर्राक है, एक अच्छा 5 का बच्चा है, क्लास में प्रथम आता है। अब उसे आप फिलॉसफी पढ़ाइएगा तो उसकी समझ में उतना नहीं आएगा। क्यों? उसमें परिपक्वता की कमी रहेगी। जो दर्शन जैसे गुण विषय होते हैं, उनके लिए उच्च मानसिक और तर्क की क्षमता जिसमें होती है और कल्पना की जो क्षमता होती है, वही व्यक्ति समझ सकता है। तो हर उम्र में हर चीज़ को नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? परिपक्वता की वजह से। तो ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और पढ़ाई जाने वाली या सीखे जाने वाली विषय वस्तु के अनुकूल वो परिपक्व होते हैं, तो वो उस चीज़ का अधिगम वो तेजी से करते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और वो उस पार्टिकुलर विषय वस्तु के सीखने के परिपक्व नहीं है, तो उनके अधिगम की गति ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है या शिथिल हो जाती है। ठीक है, अब अगला होता है मानसिक स्वास्थ्य। जैसे आप शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वैसे होता है आपका मानसिक स्वास्थ्य। अगर किसी बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, वो प्रसन्नचित्त है, खुश है, किसी प्रकार के तनाव या दुश्चिंता नहीं है, तब वो सीखेगा अच्छे से। अगर बच्चे को किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा है, किसी प्रकार की दुश्चिंता है, फ्रस्ट्रेशन है या किसी तरह की कोई दिक्कत है, मानसिक दबाव है, तो उसकी जो सीखने की गति होगी वो कम हो जाएगी। तो अधिगम प्रभावित करता है मानसिक स्वास्थ्य भी। ठीक है, अगली बार आती है अधिगम की इच्छा। 5वां क्या है? अधिगम की इच्छा। तो दोस्तों, अधिगम की इच्छा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो प्राणी कोई चीज़ सीखता है, ठीक है, अगर उसके सीखने की इच्छा है, सीखने वाले की मन कर रहा है कि हाँ मैं सीखूं, तो वो तेज़ी से उस चीज़ को सीखता है। अगर अधिगम करता है, सीखने के लिए तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, तो अगर उसे सिखाया जाए तो उसके सीखने की गति कम हो जाती है। इसीलिए अधिगम में एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रेडीनेस, तैयारी का सिद्धांत, जिसमें अधिगमकर्ता को पहले अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है, उसे सीखने के लिए तत्पर किया जाता है। ठीक है, तो ये शिक्षा व्यवस्था में भी लागू है कि बच्चों से आकर के सीधा पढ़ाना नहीं शुरू कर देता अध्यापक। कक्षा में आकर के बच्चों को पहले सीखने के लिए तैयार करता है, उनके अंदर अधिगम की इच्छा को जागृत करता है। जब बच्चे की अधिगम की इच्छा रहेगी तो वो तेज़ी से सीखेगा, और उसकी सीखने की इच्छा नहीं रहेगी तो उसकी अधिगम की जो गति है वो कम हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से प्रेरणा है। प्रेरणा भी सीखने को प्रभावित करता है या अधिगम को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? एक बच्चा चाहे वो प्रेरित है
अब वो चाहे वो खुद से प्रेरित है या बाह्य रूप से उसे कोई प्रेरित किया हो, तो उसके जो सीखने की गति होगी वो तेज़ी से होगी, वो तेज़ी से सीखेगा। और एक ऐसा बच्चा जिसे कोई सीखने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिली है, उसे कोई प्रेरित करने वाला नहीं है, ना तो वो आत्म प्रेरित है, तो ऑटोमेटिक उसके जो सीखने की गति है वो प्रभावित हो जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी। फिर अगला चीज़ आता है फटैक्यू, थकान। थकान भी एक ऐसा फैक्टर है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ये बहुत ही सामान्य बात है, ये बहुत ही नेचुरल बात है कि कोई भी प्राणी हो, जब उसकी एक शारीरिक मानसिक सीमा होती है, उस सीमा के तक वो जब कार्य कर लेता है तो उसकी आगे कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए जब व्यक्ति थका हुआ होता है तो वो अपने पूरे मनोयोग से, पूरे उत्साह से, पूरे प्रेरणा के साथ वो उस चीज़ को नहीं सीख पाता है, तो इसलिए उसके अधिगम की जो गति होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है। फिर अगला आता है वातावरण। वातावरण भी दोस्तों अधिगम को बहुत प्रभावित करता है। अधिगम के अनुकूल चाहे भौतिक वातावरण हो, चाहे प्राकृतिक वातावरण हो। जैसे आप कुछ सीख रहे हैं, बाहर आंधी चल रही है, भूकंप आ गया है, ऐसा कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो आपका जो मन होगा वो विषय वस्तु पर कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, इसलिए आप नहीं सीख पाओगे। या भौतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी, कक्षा के जो भौतिक संसाधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे, गर्मी होगी, पंखे नहीं चल रहे होंगे, ब्लैक बोर्ड सही नहीं होगा, तो वो क्लासरूम इन्वायरमेंट जब सही नहीं है तो आपके सीखने की जो गति होती है वो प्रभावित हो जाती है। जब यही विभिन्न प्रकार के संसाधन मौजूद होते हैं, सीखने के लिए मौसम अनुकूल होता है, तब लोग जो है अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है। अब वातावरण के बाद जो अगली महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है सीखने की विधि। सीखने की विधि। तो दोस्तों सीखने की जो विधि होती है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। कोई विधि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ नहीं होती, इसलिए नहीं होती कि अलग अलग विषय वस्तु के स्वरूप के अनुसार सीखने की अलग अलग विधियां होती हैं। तो अगर विषय वस्तु के अनुकूल आप सीखने की विधि नहीं रखोगे तो वो चीज़ आप नहीं सीख पाओगे। जैसे गणित की सवाल है तो आप उसे याद थोड़ी न करेंगे, आप उसे याद करने की विधि द्वारा सीखना चाहेंगे तो आप 10 सवाल 5 सवाल रटेंगे और कितनी सवाल रटेंगे। आप पूरी लेसन तो नहीं रट सकते, आप पूरी किताब तो नहीं रट सकते ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अभ्यास विधि का प्रयोग करना होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि विषय वस्तु के अनुकूल जब सीखने की विधि होती है तो अधिगम तेजी से होता है। अगर सीखने की जो विधि है वह विषय वस्तु के अनुकूल नहीं है, वह किसी दूसरे तरीके की है, तो अधिगमकर्ता की जो सीखने की गति होती है वो कम पड़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीखने के अनुकूल ही शिक्षण विधियों का चुनाव शिक्षक को करना चाहिए या अधिगम विधियों का चुनाव अधिगमकर्ता को करनी चाहिए। तो देखेंगे हम सम्मिलित रूप से कि अधिगम को प्रभावित करने के लिए ये तमाम कारक हैं। इन कारणों के अलावा भी कुछ कारक हैं। तो जैसे देखते हैं पूर्व अधिगम है, विषय वस्तु का स्वरूप है, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता है, मानसिक स्वास्थ्य है, अधिगमकर्ता की इच्छा है, प्रेरणा है, थकान है, वातावरण है, सीखने की विधि है। ये सब ऐसे फैक्टर हैं कि जो अधिगम की गति को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अगर ये चीज़ें अनुकूल हैं तो अधिगम तेज़ी से होगा और जितना भी अधिगम होगा वो अस्थायी होगा। अगर ये चीज़ें प्रतिकूल हो जाएंगी तो अधिगम की गति तो प्रभावित ही होगी। जो सीखेगा कंटेंट वाला कि अधिगम करता वह भी अस्थायी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीखी हुई विषय वस्तु को भी व्यक्ति भूल जाता है। ठीक है। तो इसलिए अधिगमकर्ता को सीखने के लिए इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसके बाद अधिगम कराया जाना चाहिए, चाहे वो व्यवहारिक जीवन हो या शैक्षिक जीवन हो, इन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। ठीक है। तो अब इसके बाद अधिगम के और सारे फैक्टर होते हैं कि अधिगम शिक्षा शास्त्रियों के दृष्टिकोण से कौन कौन से कारक प्रभावित करता है। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।